हेलो फ्रेंड, दिस इज डीपी थपलियाल। आज मैं क्लास 12th का जो सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन 17 जून को आया था, जिसमें कि क्लास 12th की पॉलिसी, जो मार्क्स की पॉलिसी है, पासिंग क्राइटेरिया पासिंग पॉलिसी जो सीबीएसई के द्वारा 2021 के लिए तैयार की गई है, उस पर बात करेंगे आज। पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई के द्वारा जो ये पॉलिसी बनाई गई है, ये जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने इसे रखा और उसके बाद ये पॉलिसी फाइनलाइज हुई। ये बहुत अच्छी पॉलिसी बनी हुई है और इसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। कोविड पीरियड में इससे अच्छे शायद कोई पॉलिसी हो नहीं सकती थी, जितने अच्छे ढंग से सीबीएसई ने इस पॉलिसी को बनाया है। और पूरी जो टीम सीबीएसई की जितने लोगों को इसमें कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन इस बनाया गया है, जो फॉर्मूला बनाया गया है, मेरा अगर व्यू देखा जाए और अपने इतने लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मैंने कई वर्षों तक एग्जामिनेशन में काम किया, तो उसके हिसाब से मुझे ये पॉलिसी बहुत इस समय अप्रोप्रिएट पॉलिसी लगी। तो समझते हैं क्या बात उन्होंने कही है। सबसे पहले तो जो इनका नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में कुछ बातें रखी गई हैं। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट का जो असेसमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर दिया है। इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट, इस टाइप से इन्होंने बनाया है। हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th में, वो डिफरेंट थ्योरी मार्क्स उसमें होती हैं। जैसे अगर 80 मार्क्स का हमारे पास थ्योरी है तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अगर 20 मार्क्स की थ्योरी है तो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट का असेसमेंट रहता है। मार्क्स थ्योरी 80 है तो 20 प्रैक्टिकल होता है। जो सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सीएस है, ज्योग्राफी है, इनमें 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, हिस्ट्री वगैरह ये सारी सब्जेक्ट जो होते हैं, हिंदी, मैथ्स, ये इंग्लिश, ये सब 80-20 का होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 60-40 होता है, कुछ सब्जेक्ट 50-50 जिनमें होता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 30-70 होता है। जैसे पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग में 30 मार्क्स की थ्योरी होती है और 70 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये इस टाइप से जो हमारे पास एक क्राइटेरिया सीबीएसई के द्वारा सब्जेक्ट का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का बना रखा है, वो एक ये था। इसके बाद अब ये हमारे पास एक पहले से ही मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या किया जाएगा, सीबीएसई ने इसमें क्या बताया है कि क्या करना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की जो पॉलिसी बनी है, सबसे पहले है, ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, द असेसमेंट ऑफ थ्योरी portion of 80, 70, 60, 50, 30 marks will be done by the school based on the following. स्कूल बेस पर इसे बनाया गया है। जो थ्योरी की मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सीबीएसई के द्वारा प्रैक्टिकल पहले ही कंडक्ट करने के लिए बोला गया था, उस लॉकडाउन से पहले ही। तो अब इस हिसाब से थ्योरी की जो मार्क्स जो अवार्ड की जाएंगी, उनको सीबीएसई का जो फॉर्मूला दे रखा है, उसमें 40, 30, 30 तीन सेगमेंट में इसे डिवाइड किया गया है। क्लास 12 की जो मार्क्स होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड, इनके बेस पर 40% जो मार्क्स हैं वो ली जाएंगी। क्लास 11th जो कि प्रीवियस ईयर में बच्चे ने क्लियर कर रखा है, उससे 30% मार्क्स ली जाएंगी। और क्लास 10th में जो किया है इन्होंने, 11th में जिस सब्जेक्ट में जितनी मार्क्स आई, 12th में उस सब्जेक्ट में उतनी ही मार्क्स चले जाएगी। लेकिन 10th में क्योंकि कोई स्ट्रीम नहीं होती, 11th में
साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज होती है, इसलिए 10th की जो मार्क्स हैं वो सभी सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ 30% बेस्ट, 30% जो लिया जाएगा बेस्ट ऑफ 3, जो 3 सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया नंबर आई हैं। 5 सब्जेक्ट बेसिकली क्लास 10th में होते हैं, जिनमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से एक, उसके बाद मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडी। इन 5 सब्जेक्ट में से बेस्ट जो होगा, बेस्ट वन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ 30%, बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट। मान लो कि हिंदी में किसी बच्चे की 90 मार्क्स आई, इंग्लिश में 95 मार्क्स आई, मैथ्स में 98 मार्क्स आई, साइंस में 85 मार्क्स आई, सोशल में अगर किसी बच्चे की 90 मार्क्स आई। अब इसमें बेस्ट ये तो था विद प्रैक्टिकल, लेकिन वो कह रहा है विदाउट प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स होती हैं, उनको सीबीएसई हटाएगा। अब ये जो 90 था ये तो था 100 में से। अब यहाँ पर क्या होगा, हम कैलकुलेशन करते समय इस चीज को सीबीएसई ने बोला कि ओनली फॉर थ्योरी। अब ओनली फॉर थ्योरी मीन्स मैक्सिमम मार्क्स कितनी हो जाएंगी, 80। अब 80 में से मान लो कि हिंदी में एक बच्चे की 80 में से 75 आई, इंग्लिश में अगेन 75 आई सपोज कर लीजिए, मैथ्स में 79 आ गई, साइंस में 78 आ गई, सोशल में मान लो 80 आ गई। तो बेस्ट 3 हो गया 80, 78, 79, ये 2 छूट जाएंगे। अब इस पर 30% बनाया जाएगी, इसका 79, 78, 80, इन तीनों का बेस्ट बनाया जाएगा, न कि 95, 90, 95, 98, 85, ये नहीं, क्योंकि उसमें से 20 मार्क्स को वो अपने आप सीबीएसई एक्सक्लूड करके हमें दे देगा, तो ये बनेगा 80 में से। तो ये और बेस्ट 3 को लिया जाएगा जो उसकी थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कंपोनेंट इंटरनल को उससे हटा दिया जाएगा। देन द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एक्स्ट्रा ऑफ क्लास 12 विल बी एक्चुअल बेसिस। क्लास 12 की जो मार्क्स होंगे उसमें जो प्रैक्टिकल का होगा, अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था तो वो पूरी 20 जुड़ेंगी, 30 का प्रैक्टिकल था तो 30 पूरी जुड़ेगी, 40, 50, 60, 70 जितने का भी प्रैक्टिकल था वो पूरी की पूरी उसके टोटल में जुड़ेगी। ये चीज भी इसमें बताई गई है। देन उसके बाद द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन with the past performance of the school in classes 12th board examination। यहाँ पर जो एक बेस ईयर लिया जाएगा, जिसे हिस्टोरिक ईयर सीबीएसई के द्वारा कहा गया है, हिस्टोरिक ईयर के परफॉर्मेंस पर, हिस्टोरिक ईयर अभी आगे डिस्कस करेंगे आपसे हिस्टोरिक ईयर क्या है, उस पर जब एग्जाम्पल सीबीएसई का हम पढ़ेंगे तो हिस्टोरिक ईयर वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो उस परफॉर्मेंस के बेस पर बच्चे को एसेस किया जाएगा, जो बेस्ट होगा उसके बेस पर जो उसकी नंबर आएगी, और मॉडरेशन कमेटी के द्वारा उसमें जो उस स्कूल की बेस्ट लास्ट 3 ईयर में परफॉर्मेंस रही होगी उसके बेस पर उसे और डिटेल से हम आगे जहां सीबीएसई ने उसे डिस्कस कर रखा है वहीं डिस्कस करेंगे। अब ये है हमारे पास जो असेसमेंट है उस इस टाइप से आ जाएगा। असेसमेंट के लिए सीबीएसई ने टेबल दी है, एक टेबल बना करके सीबीएसई ने हमें असेसमेंट के लिए अपने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें इस ढंग से दिया है। क्लास 10th, 11th एंड 12th किस सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स हमारी होगी। अगर क्लास 10th में है तो क्लास 10th में जो 80 का 30% होता है वो 24 मार्क्स होता है। बेसिकली सीबीएसई के जितने भी 5 मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, इधर से हमारा मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडी,
सभी में 20 इंटरनल होता है और 80 एक्सटर्नल होता है। मींस थ्योरी जो होता है, थ्योरी हमारा 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट। तो 80 का ही होता है ज़्यादातर। तो 80 24 मार्क्स हो जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में 70 का था तो 21 हो जाएगा, 60 का था 30%, 80 का 30%, 24, 70 का 30%, 21, और 60 का 18, 50 का 30% 15 होता है, और 30 का 15, 30 का यहाँ पर 30 का 30% 9 होता है। क्लास 11th में फिर से वही हो जाएगा। जिन सब्जेक्ट में क्लास 11th में 10th में तो 20 ज़्यादा रहता है और 80-20 का ही रहता है, लेकिन क्लास 11th में ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 80 मार्क्स जो होती है इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन सब में 80 + 20 का होता है। तो वहाँ पर 11th की जो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन की जो मार्क्स होंगी, सेशन एंडिंग एनुअल एग्जाम जिसे हम कहते हैं, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के 24 हो जाएगा। 80 का 30%, 24, 70 का 21, एज इट इज जैसे 10th में हमने बोला। लेकिन यहाँ पर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इधर से सीएस है, ज्योग्राफी है, इनमें प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। इनमें 70 + 30 होता है, तो 70 का 30% 21 हो जाता है। इस ढंग से लिया जाएगा। और क्लास 12th में ये जो कमेटी बनेगी, इंटरनल जो कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि हम जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, मिड टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उनमें से किसे असेसमेंट के लिए रखा जाएगा बच्चों का, उसे तो कमेटी डिसाइड करेगी। बट उसका जो परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज किस ढंग से होगा, 40% हो जाएगा। अगर हमारे पास जो भी हमने एसएस कर रखा, सपोज कर लीजिए प्री बोर्ड है या मिड टर्म ले रखा है, प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड 80 मार्क्स का था, तो 80 मार्क्स का 40% 32 हो जाता है। 70 मार्क्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें 70 मार्क्स की प्री बोर्ड हुआ होगा या मिड टेस्ट हुआ होगा, तो वो 28 हो जाएगा। 70 का 40% 28 हो जाता है। ऐसे ही करके ये बन जाता है। फाइनली ये 20, 30, 40 ये प्रैक्टिकल की मार्क्स हैं, ये पूरी ऐड हो जाएंगी। तो इस ढंग से सीबीएसई ने एक हमें टेबल बना करके दे रखी है, जिससे कि आसानी से हम मार्क्स को अपने आप, मैक्सिमम मार्क्स का हमें पता लग जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। अदरवाइज ये कैलकुलेशन करके निकाला जाना था। अब कंपोजिशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, थ्योरी मार्क्स का कंपोजिशन कैसे होगा, 12th में क्या लिया जाएगा। हमने कहा कि जो 12th का रिजल्ट बन रहा है, वो बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 10th, 11th एंड 12th। 10th 30%, 11th 30%, only theory, and 12th 40%। अब किसका, थ्योरी का, थ्योरी का 40%, थ्योरी का 30% एंड थ्योरी का 30%, और जो प्रैक्टिकल का 12th में है वो पूरी की पूरी मार्क्स जुड़ेंगे। क्लास 12th थ्योरी मार्क्स, अब किस चीज को क्लास 12th में थ्योरी मार्क्स माना जाएगा। The composition of theory marks for the class 12th will be based on the performance in one or more unit test, midterm, pre-board, जो जिस स्कूल के पास अवेलेबल है कौन सा वाला थ्योरी एग्जामिनेशन, और जो कि द रिजल्ट कमेटी, ये से कौन डिसाइड करेगा, रिजल्ट कमेटी ऑफ द स्कूल में डिसाइड वेटेज टू बी गिवन टू ईच एग्जाम बेस्ड ऑन द जो क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। जिस असेसमेंट की रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उस असेसमेंट को लेंगे, चाहे वो टर्म टेस्ट है, चाहे वो प्री बोर्ड है, चाहे वो मिड टेस्ट है। कमेटी ये असेस करेगी कि कौन सा एग्जाम की क्रेडिबिलिटी, जो उन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मोड में भी लिया है, जिसकी क्रेडिबिलिटी उन्हें सबसे ज़्यादा लगेगी, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिल लगेगा, जिसका पेपर पैटर्न और जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी जिस टेस्ट की सबसे ज़्यादा होगी, उस टेस्ट को लिया जाएगा। चाहे वो टर्म टेस्ट है, आइदर टर्म टेस्ट, प्री बोर्ड और मिड टेस्ट, कुछ भी हो, ये डिसाइड करेगी जो स्कूल की इंटरनल असेसमेंट
कमेटी होगी। तो क्लास 12 के मार्क्स इस ढंग से डिसाइड किए जाएंगे, 40% मार्क्स। अब इसी पर ये सारी चीज़ें इसी चीज़ पर बेस्ड है, और ये कहा गया है कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों मोड पर सीबीएसई इसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये इंटरनल जो एग्जामिनेशन कमेटी है उसे देखना है कि ये रिलायबल है ये टेस्ट या रिलायबल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होगा उसी टेस्ट को इंटरनल एग्जामिनेशन जो कमेटी है, मॉडरेशन कमेटी है, वो उसे डिसाइड करेगी। तो ये तो क्लास 12 का था, इस ढंग से क्लास 12 का लिया जाएगा। क्लास 11 थ्योरी मार्क्स। Composition of class 11 theory marks shall be on the basis of year and final theory examination respective subject. उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में सपोज कर लीजिए फिजिक्स है या मैथ्स है या इकोनॉमिक्स है, उसमें जो मार्क्स बच्चे की सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में आई थी क्लास 11th में, एज इट इज उसको 30% में कन्वर्ट करके थ्योरी में प्रैक्टिकल को एक्सक्लूड किया जाएगा। प्रैक्टिकल को एक्सक्लूड किया जाएगा। थ्योरी में जितनी भी मार्क्स उस बच्चे की आई है उसको 30% में कन्वर्ट करके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में उसे एंटर कर लेंगे। फिजिक्स की फिजिक्स में, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी की अकाउंटेंसी में, इस ढंग से लाइक दैट। अब क्लास 10th का क्या होगा? क्लास 10th की जो मार्क्स बेस्ट ऑफ 3 अभी आपसे डिस्कस किया गया था कि बेस्ट ऑफ 3 की जो मार्क्स होगी उसे जो अवार्ड किया जाएगा ऑल 5 मेन सब्जेक्ट में इक्वल प्रोपोर्शन में उसे डाला जाएगा। मान लो कि 80 मार्क्स का कोई थ्योरी का पेपर था, उसे 80 मार्क्स था, उसे 30% में बदला, 24 मार्क्स आ गया। बेस्ट ऑफ 3 हमने उसमें से लेना है। कंपोजिशन ऑफ क्लास 10 थ्योरी मार्क्स shall be based on average theory marks obtained by the students in the best 3 performing subject out of main 5 subject. This average will be awarded to all। ये जो वेटेज है उस सभी सब्जेक्ट में एक जैसा अवार्ड किया जाएगा। सभी सब्जेक्टों में मान लो कि 24 मार्क्स हमारे 30% होता है, 80 का था 30%, 24 मार्क्स होती हैं। किसी बच्चे की 15 मार्क्स आई सपोज कर लीजिए, या 20 मार्क्स आई, तो ऑल 5 सब्जेक्ट में 20 20 20 20 रखा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी उसके सब्जेक्ट हैं, या इधर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हैं, उनमें वही मार्क्स एज इट इज रखी जाएंगी जो उसका बेस्ट 3 के स्कोर का 30% होगा। सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Uniformly awarded to all these class 12 subject based on theory weightage। theory weightage, ये theory weightage का है। तो ये हमारे पास तीनों क्लासेज के मार्क्स का कंपोजिशन हो गया कि किस ढंग से थ्योरी मार्क्स को हमने इसमें लेना है। ये एक चीज हो गई। अब कुछ चीजें हैं कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरनल जो कमेटी बनेगी, वो उस इंटरनल कमेटी में कौन से लोग होंगे, कैसे वो कमेटी बनाई जाएगी। तो जो रिजल्ट कमेटी होगी, ईच स्कूल सेल फ्रॉम अ रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स विद द फॉलोइंग कंसेप्ट। जो बनाई जाएगी उसमें 5 मेंबर होंगे। प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो चेयरमैनशिप होगी, चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के। जो उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे वो मेंबर होंगे उस कमेटी के, और 2 टीचर ऐसे होंगे जो नियर बाई स्कूल के लिए जाएंगे, जो सेम मैनेजमेंट के ना हो, सेम मैनेजमेंट के ना हो। और सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाने वाले 2 टीचर हैं, वो दूसरे स्कूल से जो नियर बाई स्कूल होगी उससे 2 टीचर लिए जाएंगे। तो 2 अपने स्कूल के सीनियर टीचर, 2 नेबरिंग स्कूल के सीनियर टीचर जो कि सेम मैनेजमेंट में ना आते हों, और प्रिंसिपल। ये 5 मेंबर एक कमेटी हो गई। इसमें स्पेशल इनवाइटीज भी होंगे जो स्कूल में आईटी एक्सपर्ट है, एक जो कि कंटिन्यूस उस पर काम करता रहे, आईटी का काम करता रहे, डाटा फीडिंग वगैरह का जो काम है वो सब कुछ करता रहे। एक वो मेंबर उस कमेटी में, वो भी ऐसे टीचर को स्पेशल इनवाइटी रखा जाएगा।
और सभी सब्जेक्ट टीचर, जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर भी इसमें स्पेशल इनवाइटी जो उनको भी स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा इस कमेटी में शामिल होने का। ये हमारे पास कमेटी थी, जिस कमेटी की हम चर्चा कर रहे हैं, मॉडरेशन कमेटी, और असेस करने के बाद जो कुछ भी हमारा पूरा रिजल्ट बनना है इस कमेटी की देखरेख में बनना है। एंड मार्क्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th component will be awarded at school level। अब यहाँ पर सीबीएसई ये कह रहा है कि जो 10th की जो मार्क्स उसके पास हैं उसको वो ऐसे मार्क्स मान रहा है कि जो कि उसके द्वारा खुद वेटेज अवार्ड किया गया है, असेस किया गया है। लेकिन क्लास 11th एंड क्लास 12th की मार्क्स को सीबीएसई ने ये कहा है कि ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। इसे 12th की जो इंटरनल जो अभी तक एग्जाम हुए हैं वो स्कूल बेस्ड थे, और 11th होता ही होम एग्जाम है, होम बेस्ड होता है। तो इसको मॉडरेशन की बात की है, 10th में किसी भी टाइप का मॉडरेशन न करने की बात उसने कही है। 12th कंपोनेंट विल बी अवॉर्डेड एट स्कूल लेवल। दे विल स्ट्रिक्टली नोट द कंपेरेबल अक्रॉस स्कूल ड्यू टू, बहुत सारी चीज़ें उसने इसमें बताई हैं कि स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वो किस ढंग से उसे तैयार किया गया है, ये सब चीज़ें कमेटी ही देख करके, और जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, पेपर देख करके, उसकी मार्किंग को देख करके, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, इन सब चीज़ों को एसेस करके कमेटी ये डिसाइड करेगी। और क्लास 10th में किसी भी टाइप का मॉडरेशन के लिए सीबीएसई कह रही है कि द स्कूल सेल कैलकुलेट द टोटल थ्योरी मार्क्स ऑफ फॉर ईच स्टूडेंट फॉर एडिंग द मार्क्स फॉर क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th एज पर वेटेज ऑफ ईच क्लास। जो सभी क्लासेस के वेटेज हैं उसके बेस पर 10th, 11th 30 एंड 40 का वेटेज रख लेगा, और फाइनली प्रैक्टिकल की मार्क्स तो ऑलरेडी सीबीएसई के पोर्टल में पहुंच चुकी होंगी, उसे पोस्ट किया जा चुका है। तो ये कि यहाँ पर केवल थ्योरी की ही मार्क्स इस समय हम लोगों के द्वारा डिसाइड की जाएंगी स्कूलों के द्वारा। प्रैक्टिकल ऑलरेडी अलग उसका पोर्टल था, अलग उसमें काम हो चुका है। तो ये बात ये यहाँ पर कर रहा है कि किस ढंग से मॉडरेशन कमेटी को काम करना है। अब एक जो असली चीज इसमें है वो है हिस्टोरिक ईयर, जो सीबीएसई ने मॉडरेशन कमेटी के पास दिया है, बच्चे की जो भी मार्क्स आई हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि क्लास 11th में हार्ड मार्किंग होती है, क्लास 12th में भी बोर्ड के हिसाब से ये बच्चे को तैयार करने के लिए कि और अच्छी तैयारी करेगा, उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मार्क्स को स्ट्रिक्टली वो किया जाता है, दिया जाता है, लिबरल होकर के नहीं दिया जाता है, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। स्पेशली क्लास 12th के जो असेसमेंट होते हैं स्कूल बेस्ड के, कि बच्चे को बोर्ड के लिए तैयार करने के लिए कि थोड़ी सी भी गलती होने पर नंबर कट सकती हैं, इस ढंग से इग्नोर नहीं करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को भी कभी इग्नोर नहीं किया जाता है होम बेस पर, इसलिए बच्चों की कुछ नंबर कम आ सकती हैं। ये बोर्ड का भी मानना है और ये पेरेंट और बच्चों का भी मानना होता है। बोर्ड ने पेरेंट, बच्चों को और स्कूलों को पूछ करके ही ये फॉर्मूला तैयार किया है, इसलिए इन सब चीज़ों को उसने ध्यान में रखते हुए ये बताया है कि जो विद्यालय की, जो उस स्कूल के, जिस कंसर्न स्कूल का ये रिजल्ट बन रहा है, उस कंसर्न स्कूल का लास्ट 3 ईयर में 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20 में जो हिस्टोरिक रिजल्ट रहा होगा, इन 3 सालों में जो सबसे बेस्ट एवरेज रहा होगा स्कूल का, जो मीन रहा होगा, सबसे बेस्ट मीन रहा होगा, उसी मीन को लिया जाएगा। और उसके बेस पर मॉडरेशन कमेटी को ये पावर होती है कि वो बच्चों को मॉडरेशन के टाइम पर अगर कुछ कहीं पर लग रहा है तो वो मॉडरेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उस बेस पर। जैसे सपोज कर लीजिए
कि एक मॉडरेशन में 2000 जो हिस्टोरिक जो हमारा वो रहेगा, हिस्टोरिक जो परफॉर्मेंस है उसे अगर देखा जाए, अगर हम हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखेंगे, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस में 2018, 2019, 2020, सपोज कर लीजिए किसी स्कूल का जो एवरेज था 2018 में किसी स्कूल का अगर एवरेज या जिसे पीआई कहते हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर हम कहें, तो अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर 72 था, 2019 में 76 था, 2020 में 75 था, तो ये हिस्टोरिक रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि 72 एंड 75 76 से कम है, तो इन 3 सालों में हिस्टोरिक रिजल्ट उस स्कूल का 2019 हो गया, जिसका ऐसा रहेगा। अब इसके बेस पर जो स्कूल का इस बार का जो रिजल्ट जाएगा उसका भी इतना ही एवरेज आना चाहिए। जो 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज आएगा, मीन जो आएगा, वो हिस्टोरिक रिजल्ट के बराबर आना चाहिए, जितने बच्चे की आई, और उसके अलावा उसे कुछ मॉडरेशन में भी दिया जा सकता है। अगर ये लगता है कमेटी को फेयर इम्पार्शियल होकर के फेयरली अगर लगता है कि किन्हीं कारणों से कुछ बच्चों की नंबर कम हुई हैं या सभी बच्चों की कम हुई हैं, अगर उनके पास इस एवरेज तक हमारा रिजल्ट नहीं पहुंच रहा है, तो इस एवरेज तक उस रिजल्ट को पहुंचाया जा सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी और वैसे भी ओवरऑल में भी। तो ओवरऑल में इससे ऊपर नहीं जाना है, 2 मार्क्स बोलता है ये, इससे ऊपर जाने के लिए 2 मार्क्स ही एवरेज से ऊपर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और +5 -5 मार्क्स सब्जेक्ट में इसके बेस पर अवॉर्ड की जा सकती, -5 एंड +5 की बात ये करता है। तो इसे डिटेल से समझ लेते हैं हम। द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन term of the basis of overall performance in the previous 3 year, previous 3 year का जो बेस्ट हिस्टोरिक रिजल्ट रहा होगा उस पर होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी टेकन एज द रेफरेंस फॉर द मॉडरेटिंग द मार्क्स, यही रेफरेंस होगा और मॉडरेशन इसी मार्क्स पर मॉडरेशन कमेटी काम करेगी, जो कि हिस्टोरिक रहेगा। The marks assessed by the school for the 2020-21 2020-21 की जो मार्क्स असेस की जाएंगी वो 2018, 2019, 2020 में जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पर किया जाएगा। यहाँ पर बहुत लिबरल सीबीएसई हुआ है कि जो सबसे अच्छा आपकी स्कूल का 3 सालों का रिजल्ट है, उतने रिजल्ट तक आपका स्कूल का इस साल भी रिजल्ट रह सकता है, इसके बेस पर कर सकते हैं आप उस रिजल्ट को, उसके बेस पर ये केवल और केवल मॉडरेशन कमेटी ही कर सकती। फॉर एग्जांपल, इफ स्पेसिफिक स्कूल द ओवरऑल एवरेज ऑफ द स्टूडेंट इन 2017-18 इज 72%, फिर 18-19 में 74 है, 19-20 में 71 है, तो इसमें 74 सबसे ज़्यादा है 2018-19 में। इस हिसाब से हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बन जाएगा। द स्कूल विल यूज द सब्जेक्ट वाइज एवरेज ऑफ 2089, सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल 74 था, सब्जेक्ट वाइज पीआई जो होता है, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, किसी सब्जेक्ट का मान लो कि 74 है, किसी का 80 है एवरेज, किसी का 90 एवरेज है, किसी का 60 एवरेज है, तो सब्जेक्ट वाइज लेकर के और फाइनली स्कूल के हमने इस पर आ जाना है, जो हमारा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है उस पर आ जाना है। यहाँ पर मॉडरेशन कमेटी को थोड़ा सा पावर है कि वो इस पर बच्चे को एक सही जजमेंट, बच्चे के साथ जस्टिस हो सके। अगर उन्हें लगता है कि किसी बच्चे के किन्हीं कारणों से कम है और हिस्टोरिक परफॉर्मेंस तक हमारा बच्चा या हमारे सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है या हमारी स्कूल का नहीं आ रहा है, तो मॉडरेशन कमेटी यहाँ पर बच्चे को बेनिफिट दे सकती है। तो ये चीज़ एक मॉडरेशन कमेटी के पास सबसे बड़ा चीज़ दिया गया है,
जो कि सीबीएसई के द्वारा रखा गया है। इसके बाद the subject wise marks assessed by the school for 2020-21 should be within the range of plus and minus 5 marks obtained by the student in the school in the subject in the reference year. However, अब रेफरेंस ईयर में कम भी करना पड़ सकता है, ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। अगर हमारा ज़्यादा जा रहा है और रेफरेंस ईयर कम था तो प्लस एंड माइनस 5 मार्क्स सब्जेक्ट में ये यहाँ पर कह रहा है कि कर सकता है मॉडरेशन कमेटी उस रेंज पर लाने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हमें हिस्टोरिक ईयर देगा वो सीबीएसई देगा, सीबीएसई के द्वारा सप्लाई की जाएगी स्कूल को हिस्टोरिक ईयर। उसके अलावा सब्जेक्ट का जो एवरेज दिया जाएगा, हिस्टोरिक एवरेज जो दिया जाएगा वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। क्लास 10th की मार्क्स ये भी प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई के द्वारा। इतनी चीज़ें सारी सीबीएसई खुद प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। ये हमने खुद नहीं एसेस करना है कि हमारा हिस्टोरिक ईयर कौन सा था और हमारा सब्जेक्ट का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस किस साल रहा लास्ट 3 ईयर में। वो सारी चीज़ें रेडी टेबल बना करके सीबीएसई हमें प्रोवाइड करवाएगा, स्कूलों को प्रोवाइड करवाएगा। ओवरऑल एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल एसएस 2020-21 for all the subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school by 2 marks। अगर 74 था तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जा सकता है, 76 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर से 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ये एक बैरियर है, चेक पॉइंट है। सपोज कर लीजिए हमारे किसी सब्जेक्ट में 74 मार्क्स, सपोज फिजिक्स में 74 मार्क्स एवरेज मार्क्स जो थी 74 थी, और हमें सब बच्चों की मार्क्स देने के बाद अगर मैक्सिमम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि 2 मार्क्स बढ़ा करके उसे 76 किया जा सकता है, या फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, इधर मैथ्स में है, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, किसी भी सब्जेक्ट में 2 मार्क्स से ज़्यादा स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर पर वो नहीं दे सकते हैं। एक्सेस रेफरेंस ईयर से ज़्यादा सब्जेक्ट के रेफरेंस से 74 है तो मैक्सिमम 76, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ये चीज़ें सारा जब सीबीएसई का अपना एक वो हमें सॉफ्टवेयर देगा, सॉफ्टवेयर में चेक पॉइंट पर अगर हम एक्सीड करते हैं, उस टोटल से एक्सीड करेंगे तो हमें वो रेड उसमें लिखा दे देगा और हमारा अपलोड नहीं होगा। वो चेक पॉइंट सारा जब वो हमें सॉफ्टवेयर देगा, इस सॉफ्टवेयर में हमारे सब्जेक्ट पर सीबीएसई अपने आप उस चेक पॉइंट को दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं वो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। तो ये इस ढंग से सीबीएसई काम करेगा इस चीज़ को बनाने में। ये हमारे पास सीबीएसई की कुछ चीज़ें थी जिससे कि मॉडरेशन कमेटी के लिए रेफरेंस ईयर रखा गया है। इस पर बताया दिया है कि 5 मार्क्स को हम मैक्सिमम इसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद है इन स्कूल वेयर द स्टूडेंट आर अपियरिंग इन द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पर 3 टाइप की स्कूल होती हैं। एक तो है जिनमें 3 साल 17, 18, 18, 19, 19, 20 में स्कूल था, तो उनका बेस्ट 3 पर हो जाएगा कि जो हिस्टोरिक होगा उसी पर होगा। लेकिन कुछ स्कूल ऐसी हैं जहाँ पर केवल 2 ही साल एग्जाम हो पाए। 17, 18 में वहाँ पर 12th क्लास नहीं थी, 18, 19, 19, 20 में ही वहाँ पर 12th क्लास रही। तो वो उन 2 सालों में से जो बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस होगा उस पर उसका रिजल्ट तैयार होगा। स्कूल विच डू नॉट बिलोंगिंग द एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द स्कूल। अब इसके बाद वो कह रहा है कि स्कूल वेयर द स्टूडेंट आर अपियरिंग इन द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम। जिनका 3 बार था उनके 3 हिस्टोरिक ईयर आएंगे। जिनके पास 2 साल हुए हैं 12th को चलते हुए, उनके बेस्ट इन 2 में से 18, 19, 19, 20 में से जो हिस्टोरिक होगा वो होगा। लेकिन कुछ स्कूल ऐसी होंगी जिनके पास पहली बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा। उन स्कूलों के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो उन स्कूलों के लिए कौन सा ईयर हिस्टोरिक ईयर होगा, उस पर सीबीएसई ने कहा कि ऐसी स्कूल अगर वो केवीएस है, जवाहर नवोदय विद्यालय है
गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, ऐसे स्कूलों के लिए जिनका कि पहला साल है, बाकी जिनके 3 साल हैं, जिनके जिनके स्कूलों में स्कूलों को 12वीं क्लास चलते हुए, जो जिन स्कूल को 12वीं क्लास 17, 18, 18, 19, 19, 20 में चल रही थी, उनकी बात खत्म होगी, उनको हिस्टोरिक ईयर जो बेस्ट 3 में से होगा वो होगा, 2 वालों में से उन 2 में से जो बेस्ट रहा। लेकिन जिनका पहली बार हो रहा है, अगर वो स्कूल बिलोंग करते हैं केवीएस से, अगर वो केवीज है या जवाहर नवोदय विद्यालय है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसे स्कूलों को केवीएस का या जेएनवी का या गवर्नमेंट एडेड स्कूल का, जैसे केवीएस का होगा तो नेशनल हो जाएगा, जेएनवी का होगा नेशनल हो जाएगा, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जो स्टेट एफिलेटेड ऐसे गवर्नमेंट के हैं तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का जो बेस्ट 3 सालों में से होगा, सीबीएसई उस बेस्ट को उनके लिए बेस ईयर बना करके दे देगी। अब इनके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं, स्कूल विच बिलोंगिंग the some specific group of school will soon the data their group school at the district state। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो ऐसे ग्रुप में है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है, जो न तो गवर्नमेंट एडेड में है, न नवोदय है, न केंद्रीय विद्यालय है। ऐसे स्कूल हैं कि जो एक अपने स्टेट ग्रुप में बने हुए हैं, उनको वहीं के डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल का बनाया जाएगा। कुछ स्कूल ऐसी भी होती हैं जो कि स्विच ओवर करके आ जाती हैं, पहले तक वो दूसरे बोर्ड के पास थी और उन्होंने रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड को ऑप्ट किया है। ऐसी स्कूलों को भी स्कूल विच हैव स्विच्ड ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड will also have the option to take their performance in the their respective board। जो वहाँ पर बोर्ड था उसके हिसाब से उसको सीबीएसई उसका रेफरेंस ईयर दे देगा, बेस ईयर दे देगा, अप्रूवल दे देगा उसका। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ द ओवरऑल एवरेज स्कोर फ्रॉम अमंग द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल एवरेज शैल बी टेकन एज रेफरेंस ईयर। तो सभी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, जिनके पास 3 साल हो गए 12 चलते हुए, जिनके पास 3 साल से कम हुए हैं, जिनके पास पहली बार है, इन सब के लिए सीबीएसई ने अलग अलग ढंग से अपना रेफरेंस ईयर दे दिया है, हिस्टोरिक ईयर को सिलेक्ट करने की बात कह दी है। जिन स्कूलों में 10 बच्चे से कम है, इफ एनी स्कूल हैविंग 10 और लेस देन 10 स्टूडेंट इन एनी सब्जेक्ट, it may be noted that in all such cases there is no need to follow the strict subject wise average in this subject। जहाँ पर 10 से कम बच्चे हैं वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एवरेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल एवरेज को ही अपना एवरेज लेंगे, सब्जेक्ट एवरेज को न लेकर के स्कूल एवरेज को लेंगे। जहाँ पर 10 बच्चों से कम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल एवरेज को लेंगे, न कि उस सब्जेक्ट के एवरेज को उनके ओवरऑल देखा जाएगा। जो स्कूल का रेफरेंस एवरेज है उसके बेस पर उनका कैलकुलेशन होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ स्कूल इन द सब्जेक्ट इन प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल मॉडरेशन एज दिस इज द बेस ऑन performance of the school and thus responsibility, reliability, unbiased and fair reference standard। इन सब चीज़ों को मॉडरेशन कमेटी को देखना है कि वो अनबायस्ड होकर के काम करें, फेयर काम करें, इस बेस पर बच्चे के बारे में देख करके ही वो काम करेंगे। The board distribution of marks obtained by the student of the school in this specific year subject wise will be made available to this school by the board in the login account। जो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं उन बच्चों को सीबीएसई उन बच्चों के लॉगिन, उन स्कूलों में लॉगिन अकाउंट में उन बच्चों की 10th की मार्क्स आ जाएंगी। अब रहा मॉडरेशन जो होगा 11th एंड क्लास 12th का होगा, क्लास 10th का किसी भी टाइप का मॉडरेशन नहीं होगा, क्योंकि उनकी मार्क्स
सीबीएसई ने ये माना है कि वो एग्ज़ाम उन्होंने लिया है और उसकी रिलायबिलिटी सब कुछ उनको उसकी पता है। तो मॉडरेशन जो होगा वो क्लास 11th एंड 12th की होगी। 11th एंड क्लास 12th component assessment moderation. Once the result committee finalize the marks of the basis of test examination, it has ensured that the marks of the student are aligned with the board distribution of marks. सिंपल सा बात है कि हम 11th एंड 12th में ही मॉडरेशन करेंगे और मॉडरेशन में 30-40 का जो रखा गया है, क्योंकि जो 30 बोर्ड का है वो तो स्टैंडर्डाइज मान लिया है बोर्ड ने, लेकिन जो मॉडरेशन होगा वो 11th एंड 12th के मार्क्स पर होगा और 11th एंड 12th को ही उसने कहा है कि मॉडरेशन की गुंजाइश है, 10th को वो फाइनली अपने आप वो दे देगा और ये जो होगा वो हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार, हिस्टोरिक मार्क्स के बेस पर इनमें मॉडरेशन किया जाएगा। जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट वाइज एंड स्कूल वाइज, उसी पर इसका काम किया जाएगा और जो चेकलिस्ट बनेगी उसके बाद उसे अपलोड करने का काम बोर्ड के पास बोर्ड के सॉफ्टवेयर में उसे अपलोड किया जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं कि टेस्ट थ्योरी बेसिकली यही बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों को इसमें मैंने डिस्कस किया है। जो एवोल्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो कमेटी है, जो मॉडरेशन कमेटी है, उसके पास फेयर काम करने के लिए और जो फेयरनेस हो, बायस न हो कमेटी, उसके आधार पर वो क्लास 11th एंड 12th का मॉडरेशन कर सकती है एज पर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ईयर ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज स्कूल एवरेज एंड सब्जेक्ट एवरेज पर इस ढंग से वो इस पर काम करेगा। अब कुछ और जो चीज़ें हैं कि 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा, 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी बच्चे लेते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा? 11th एंड 12th में मॉडरेशन हो रहा है। जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, एसेस ऑफ द मोर देन 5 सब्जेक्ट मीन्स एडिशनल सब्जेक्ट। 5 तो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट का कैलकुलेशन कैसे होना है? एडिशनल सब्जेक्ट के कैलकुलेशन के लिए बच्चे के जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट की मार्क्स होंगी, उन बेस्ट 3 सब्जेक्ट की मार्क्स को 80 में कन्वर्ट करके उस बच्चे को अवॉर्ड की जाएंगी उस सब्जेक्ट में। एज पर द स्कीम ऑफ स्टूडेंट, इफ एनी स्टूडेंट हैज ऑप्ट मोर देन 5 सब्जेक्ट, जैसे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन लिया रहता है, पेंटिंग ली रहती है बच्चों ने, कुछ बच्चे पेंटिंग ले लेते हैं, कुछ वोकल म्यूजिक ले लेते हैं, कुछ फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, तो वो 5 सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हम उन्हें कहते हैं। इनका कैसे हो रहा है? एज पर स्कीम, स्टूडेंट हैज ऑप्ट मोर देन 5 सब्जेक्ट, द मेन मार्क्स ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट। जैसे सपोज कर लीजिए फिजिक्स में बच्चे की आउट ऑफ 80 70 आई, केमिस्ट्री में 75 आई, मैथ्स में 72 आई, इधर इंग्लिश में बच्चे की सपोज कर लीजिए 76 आई और सीएस बच्चे का सपोज कर लीजिए है उसकी इसमें 80 आई। तो अब बेस्ट ऑफ 3, एक इसमें 80 बड़ा है, एक ये हो जाएगा, एक 76 बड़ा है, ये हो जाएगा, और एक ये ग्रेटर है। तो ये 3 हो गए, 80 76 75, ये 3 हो जाएंगे। इनके टोटल को डिवाइड बाई 3 किया जाएगा, एवरेज निकाल लिया जाएगा, इन तीनों को टोटल किया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा और उस बच्चे के उस सब्जेक्ट में वो मार्क्स अवॉर्ड कर ली जाएगी। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उन्हें इस ढंग से एसेस करने का स्कीम है। उनका इंटरनल और एक्सटर्नल इस टाइप से नहीं देखा जाएगा। उनके जो मार्क्स दिए जाएंगे बेस्ट 5 जो सब्जेक्ट 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से बेस्ट 3 की मार्क्स से उन्हें एसेस किया जाएगा। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट सॉरी
whose examination was to be conducted for the first time in 2021. Assessment of such a subject shall be done by the awarding average of best 3. कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सीधे बच्चे को 12th में ही उसने लिया है, सब्जेक्ट चेंज करके लिया है, उसमें भी बेस्ट 3 को ही लिया जाएगा, 12th के बेस्ट 3 को। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके क्लास 11th में क्लास 12th में सब्जेक्ट स्ट्रीम को तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन सीबीएसई के द्वारा सब्जेक्ट चेंज करने की फैसिलिटीज़ क्लास 12th में दी रहती है। अगर कोई बच्चा क्लास 11th में किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं रहती है, तो वो क्लास 12th में अपने उस सब्जेक्ट को चेंज कर लेता है। क्लास 12th में उस स्ट्रीम में अगर वो सब्जेक्ट चलता है साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में, अगर किसी सब्जेक्ट, सपोज कर लीजिए कि कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है और वो इकोनॉमिक्स उसका क्लास 11th में था, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स में अच्छी मार्क्स नहीं आई क्लास 11th में, तो वो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स को चेंज करके पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी या और सब्जेक्ट को चूज कर लेता है। ऐसे सब्जेक्ट को चेंज करने की ऑप्शन सीबीएसई के पास रहता है और उसका फ़ायदा सीबीएसई बच्चों को देता है परमिशन के साथ। तो ऐसे जो बच्चे हों जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया है, उनको कैसे करके 11वीं में, 11th में, अभी तो बात हो रही थी 12th की, लेकिन उन्हें 11th में उनको कौन सी नंबर दी जाएगी, कैसे करके उन्हें मार्क्स, कौन सी मार्क्स दी जाएगी 11th की। इन केस एनी स्टूडेंट हैज चेंज द सब्जेक्ट इन क्लास 12 with the approval of CBSE, in a such case while recording assessment in the subject in class 11, assessment shall be done by the awarding average of best 3 subject, meaning अब यहाँ पर जो किया जाएगा, thereby in class 11th also name of the same subject which was offered in class 12 recorded for the purpose of assessment of class 12। तो उसको उस सब्जेक्ट में जो 12th के लिए उसका असेस किया जाएगा, उसका बेस्ट 3 सब्जेक्ट की थ्योरी मार्क्स को लेकर के उसे उस सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिसने सब्जेक्ट चेंज किया होगा। तो एक ये भी यहाँ पर उसे मार्क्स देने का एक क्राइटेरिया हो जाता है। मान लो कि अभी तो उसके साथ सपोज कर लीजिए उसका क्लास 11th में इकोनॉमिक्स था, 12th में उसके सामने पॉलिटिकल साइंस लिखा जाएगा, तो पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स की मार्क्स नहीं दी जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में उसके जो बेस्ट 3 मार्क्स थे, सब्जेक्ट की मार्क्स थी, उनका टोटल करके उसका एवरेज डिवाइड बाय 3 करके जो होगा वो उस सब्जेक्ट के सामने रखा जाएगा। स्टूडेंट हु पास्ड क्लास 10th फ्रॉम एनी अदर बोर्ड देन सीबीएसई, सीबीएसई के अलावा जो अदर बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से किसी बच्चे ने 10th किया और उसने 11th में एडमिशन लिया, या एनआईएस से किसी ने पास किया, या आईसीएससी से किसी बच्चे ने पास किया, ऐसे बच्चों का क्लास 10th का रिजल्ट कैसे एसेस किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने कहा कि जैसे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 5 सब्जेक्ट का, 5 मेन सब्जेक्ट की मार्क्स को बेस्ट 3 लेकर के, बेस्ट 3 की जो थ्योरी मार्क्स हैं उन्हें लेकर के तैयार किया गया, उस बोर्ड के भी जो मेन सब्जेक्ट हैं, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की थ्योरी मार्क्स को लेकर के उसे 80 में कन्वर्ट करके, थ्योरी में कन्वर्ट करके 30% में उसे कन्वर्ट करके उसकी मार्क्स को अवार्ड किया जाएगा। एज पर जैसा सीबीएसई ने 10th वालों को, अपने बोर्ड वालों को किया है, वैसे ही अदर देन बोर्ड वालों के लिए भी एज इट इज फॉर्मूला लगेगा। जैसे उसने अपने ले लिया है, अपने बच्चों के बोर्ड के ले लिया है, 3 बेस्ट सब्जेक्ट का एवरेज दे करके 30% में कन्वर्ट किया, ऐसे ही अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट क्लास 10th पास किए हैं उनके भी क्लास 10th की 3 बेस्ट सब्जेक्ट की मार्क्स को लेकर के, थ्योरी मार्क्स को लेकर के उसे 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11वीं में अलग बोर्ड से एडमिशन ले लेते हैं, जो कि पहले बोर्ड कुछ और होता था और बाद में वो दूसरे बोर्ड में आ जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे बोर्ड में। तो उनके लिए ऐसा असेसमेंट सिस्टम बनाया गया है।
फाइनली सीबीएसई ने ये सारी कुछ करने के बाद ये कहा है कि जो रिकॉर्ड होगा उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग होगी वो कमेटी के पास, स्कूल के पास एक सभी चीज़ों के रेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बनाया गया है, सभी मेंबर्स, कमेटी के मेंबर्स के सामने उन सारे रेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उनको सही ढंग से देखा जाएगा, जिसके बेस पर कि मार्क्स को अपलोड करना है। तो बिफोर अपलोडिंग सारे रेशनल डॉक्यूमेंट्स को कमेटी अपने आप चेक करेगी, उन्हें एग्जामिन करेगी और स्टूडेंट वाइज उनके रिकॉर्ड को एक बार वेरीफाई करेगी। तो ये वेरिफिकेशन का काम सारे रेशनल डॉक्यूमेंट्स का कमेटी का होगा और सारे रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कीपिंग की जाएगी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय द सीबीएसई, सीबीएसई भी रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा। सीबीएसई क्या करेगा? सीबीएसई में डिप्यूट a टीम ऑफ वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ अवॉर्डिंग मार्क अपलोडिंग टू इंश्योर द। अब सीबीएसई भी अपनी टीम को स्कूलों में भेजेगा उन रेशनल डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए जो रिकॉर्ड कीपिंग की गई है, जिसके बेस पर स्कूलों ने बच्चों के मार्क्स को अवॉर्ड किया है। जो अवार्ड सीट सीबीएसई के द्वारा दी जाएगी उसमें मार्क्स जो दी गई है उसके बेस पर उसको वेरीफाई भी सीबीएसई के द्वारा किया जाएगा। सीबीएसई की टीम किसी भी स्कूल में आकर के रेशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है। एक बार कोई स्कूल अगर अपने डाटा को अपलोड कर लेगा तो फिर से उसे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि वो उसमें करेक्शन कर लेगा। तो इसलिए बिफोर अपलोडिंग स्कूल अपने सारे डाटा को चेक कर ले, अपने लिस्टों को चेक कर ले और जो डाटा फीड कर रखा है उसकी चेकिंग, फाइनल चेकिंग कर ले, तभी अपलोड करे। अपलोड करने के बाद कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा स्कूलों को कि जिससे कि वो अपने डाटा को चेंज कर सके। अब अगर कोई बच्चा किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, क्लास 12 के कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट। अब रेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए होंगे 12th में, 11th एंड 10th का तो बोर्ड के पास है, उसकी कोई समस्या नहीं है। 11th का स्कूल के पास है, होम असेसमेंट है, उसके बेस पर रिजल्ट बना है। लेकिन 12th में सपोज कोई बच्चा किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड in any of the assessment conducted by the school will not conduct any examination, not conduct any examination। ये स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने कहा है और इसे डिसाइड करेगा कमेटी। कमेटी इसे डिसाइड करेगी। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या करेगी? एग्जामिनेशन जो कमेटी बनी हुई है, स्कूल विल नॉट कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन नाउ, कमेटी विल डू एन objective assessment of such a student using the information of class 10th, class 11th and class 12th by recording evidence in this regard। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, एविडेंस जो भी है, उन्हीं के बेस पर उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। ये था फाइनली। और ये है कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबल्ड। If any student with the benchmark disability has not appeared in any of the assessment conducted by the school will not conduct any examination। उसके लिए भी कोई एग्जामिनेशन नहीं लेगा और कमेटी ही उसका डिसाइड करेगी और कमेटी ही उसके जो असेसमेंट जो वो करेगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट जो उसका होगा, उसी को उनके रेशनल डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट में जितना भी सीबीएसई के द्वारा दिया गया था उस पर मैंने डिस्कस किया है। आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मेरे जो ब्लॉगर्स है इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल, उस पर आप इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में मेरे ब्लॉग में इसे आप पा सकते हैं, या मेरे जो यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल, उस पर भी इसे आप पा सकते हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे ब्लॉग में लगातार जो भी चेंजेस सीबीएसई के द्वारा इसमें किए जाएंगे, जो एफएक्यूज होंगे, जो लोगों के क्वेश्चन होंगे, उनके जो जवाब होंगे,
उनको भी मैं अपने ब्लॉग में इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल में आप लोगों को अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।